एपिसोड की शुरुआत में फांग ईरान को जाकर बोल देती है कि मिस्टर बो शाओ के ऊपर हाथ उठा रहे हैं। ये सुनकर ईरान गुस्से में मिस्टर बो को मारने के लिए एक वाइन की बोतल लेकर वहां से चली जाती है और फेंग ये बात जाकर लेन और ओ को बोल देती है, जिसके बाद वो लोग भी शाओ को बचाने के लिए निकल जाते हैं। इधर शाओ और मिस्टर बो के बीच अब आर्ग्यूमेंट हो रही थी, तभी ईरान वाइन की बोतल से मिस्टर बो को मारने के लिए रूम के अंदर आती है, पर शाओ उसे पकड़ लेता है और समझाते हैं कि मिस्टर बो उसके फादर और होटल के चेयरमैन हैं। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस फील करती है, जैसे कि वो वाइन बॉटल मिस्टर बो को पापा बोलकर वहीं पर रख देती है, जो देखकर वो ईरान पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। उसी टाइम लिन और ओयो भी झाड़ू लेकर मिस्टर बो को मारने के लिए आए थे, पर वहां पर पहुंचने के बाद वो चेयरमैन को देखकर डर गए और बहाना बनाकर रूम को ही झाड़ू लगाने लग जाते हैं। इतने कन्फ्यूजन के बाद शाओ ने और ईरान को रूम से बाहर जाने का ऑर्डर देता है। वो लोग भी शाओ का ऑर्डर फॉलो करते हैं, जिसके बाद मिस्टर बो शाओ से ईरान को जल्दी जॉब से निकालने के लिए कहते हैं, लेकिन शाओ इस चीज़ को करने से मना कर देता है और अगर फिर भी मिस्टर बो ईरान को जॉब से निकाल देगा तो शाओ भी होटल से निकल जाने के लिए रेडी था। वो अपने फादर का पपेट बनकर नहीं रहने वाला था। इधर ईरान फेंग को डांट रही थी, उसकी वजह से आज उसकी जॉब जाते जाते बची है, पर फेंग भी क्या करे, उसे भी आज ही पता चला कि वो पर्सन चेयरमैन है। तभी उनके पास से एक फैमिली गुजरती है, जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनकी एक बेटी थी। उस फैमिली को देखकर ईरान की आंखों से एकदम से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उस फैमिली की लेडी ईरान की मॉम शाओ थी, जिसने कि उसे पहचाना ही नहीं था। दूसरी तरफ हम शन को देखते हैं, जो कि एक बार में बैठकर ड्रिंक कर रहा था। तभी वहाँ पर शू आकर उसके फेस में पानी फेंकती है। वो उसकी हार्ट बीट फास्ट होने वाली ट्रू लव की डेफिनेशन से गुस्सा थी। उसका वो डेफिनेशन टेस्ट करने के चक्कर में उसे बहुत ही शर्मिंदा होना पड़ा और वो ज़बरदस्ती शाओ को किस करने वाली थी। उसके मुताबिक तो शन का वो ट्रू लव का डेफिनेशन झूठा है। शन अब उसे कुछ समझा पाता उससे पहले ही शू उसे शेमलेस मैन बोलकर वहाँ से चली जाती है। वहीं ईरान पूरी रात अपनी मॉम के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही थी। अगले दिन अब उसका सामना अपनी स्टेप सिस्टर नान से होता है, जो कि बहुत ही एरोगेंट और डिसरिस्पेक्टफुल थी। उसकी ड्रेस में थोड़ा सा क्लेंजिंग सोप लगने को लेकर वो ईरान पर गुस्सा कर रही थी। ईरान उसका ड्रेस साफ करके देना चाहती थी या फिर उसे सेम वैसा ही ड्रेस खरीद कर देना चाहती थी, पर नान के मुताबिक ये ड्रेस उसके फादर फॉरेन से लेकर आए हैं और ऐसी कॉस्टली ड्रेस वो अफोर्ड नहीं कर सकती। नान बात बात पर उसकी काफ़ी इंसल्ट किए जा रही थी। तब तक वहाँ पर ईरान की मॉम और शाओ भी आ चुका था। उसकी मॉम ने तो यहाँ पर उसे पहचान लिया था। तभी नान ईरान को लेकर शाओ के सामने रिपोर्ट करने लग जाती है। तब ईरान अपने नाम उसे बोलती है और उसके बारे में खुलकर रिपोर्ट करने के लिए बोलकर वहाँ से चली जाती है। उसका पूरा नाम सुनते ही उसकी मॉम उसे पहचान जाती है। फिर वो एक बार इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए ईरान से मिलने जाती है। इस टाइम पर ईरान और फेंग एक रूम को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, जहाँ मॉम ईरान से पूछती है कि वो उसके फर्स्ट हस्बैंड की बेटी ईरान है ना। ईरान भी इस चीज़ को कंफर्म करती है, जिसके बाद मॉम उसे छोड़कर जाने के लिए उससे माफ़ी मांगती है। उस टाइम के ईरान के फादर पर बहुत सारा कर्ज था, जिनको चुकाने के लिए मेहनत करके वो थक चुकी थी। उन्हें भी एक स्टेबल लाइफ चाहिए थी, इसीलिए वो उन्हें डिवोर्स देकर चली गई। इस पॉइंट पर ईरान उनसे बात तक नहीं करना चाहती थी। वो दोनों उनकी दूसरी बेटी के पास जाने के लिए बोलती है और गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। उनके बीच हुई ये सारी बातें फेंग ने सुन ली थी और वो जाकर बाकी होटल स्टाफ की लड़कियों को बोल देती है, जो सुनकर उन्हें उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कोई माँ अपनी बेटी को पहचानने में इतनी देर कैसे कर सकती है और वो खुद की अच्छी लाइफ हासिल करने के लिए अपनी बेटी को अकेला कैसे छोड़कर चली गई। तभी वहाँ पर शाओ आता है, इसीलिए वो लोग अपनी गॉसिप बंद करके वहाँ से चले जाते हैं। पर उनकी बातों से शाओ को ईरान की मॉम के बारे में थोड़ा आइडिया लग चुका था। दूसरी तरफ शू शाओ के साथ शादी करने के लिए उसके फादर मिस्टर बो के गुड बुक्स में रहने के लिए पूरी कोशिश कर रही थी। वैसे भी वो शू काफ़ी पसंद करते थे। ऊपर से वो उनकी शादी की बात आगे बढ़ाने के लिए शू से उसके पेरेंट्स को डिनर पर बुलाने के लिए कहते हैं, जो सुनकर वो काफ़ी खुश होती है। फिर उसके जाने के बाद असिस्टेंट मिस्टर बो को हान और शेन के इन्वेस्टमेंट के बारे में बोलते हैं, जो ब्राइट प्लैटिनम होटल के साथ करने की सोच रहे थे। इतनी इम्पॉर्टेंट खबर मिलने के बाद भी इस डील को पाने के लिए मिस्टर बो अपनी तरफ से कोई कदम नहीं उठाना चाहते थे। उल्टा वो देखना चाहते थे कि इस पॉइंट पर शाओ क्या करेगा और वो क्या ये डील ब्राइट प्लैटिनम होटल से खुद के स्प्रिंग होटल को दिलवा पाएगा। इधर ईरान अपनी मॉम से मिलने की बात अपनी बेस्ट फ्रेंड पान को बोलती है। उसकी मॉम ने उसे पहचाना नहीं था। ये सुनकर पान को उसके लिए काफ़ी बुरा फील होता है। यहाँ पर ईरान के लिए उसकी फैमिली, उसकी ग्रैंड मदर, शाओ, पान, शेन और पूरा होटल स्टाफ है
और इन सब में उसकी मॉम के लिए कोई भी जगह नहीं है। फिर भी कहीं ना कहीं हम ईरान की आंखों में वो दुख देख पाते हैं, जिसकी वजह से वो आज कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर रही थी। इसीलिए पान शाओ को वहाँ पर बुलाकर ईरान को सेफली घर छोड़ने के लिए बोलती है। वैसे भी उसका एक म्यूजिक परफॉर्मेंस था, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद शाओ ईरान का मूड ठीक करने के लिए उसे होटल के बॉक्सिंग रूम में लेकर आता है और उसे पंचिंग बैग पर पंच मारकर अपने अंदर का गुस्सा निकालने के लिए बोलता है। ईरान भी वैसा ही करती है। इस दौरान उसे चाइल्डहुड का वो टाइम याद आता है जब उसकी मॉम उसे छोड़कर चली गई थी। उसके फादर की मौत के बाद भी वो उसे देखने के लिए नहीं आई। अब उन बातों को याद करके बॉक्सिंग करके वो अपना गुस्सा निकालने के बाद उसके मन को काफ़ी ज़्यादा शांति मिलती है। अपनी मॉम के लिए उसके मन में जो गुस्सा भरा हुआ था वो अब काफ़ी कम हो चुका था, जिसके लिए वो शाओ से थैंक यू बोलती है। साथ ही वो ये जॉब छोड़ने के लिए भी तैयार थी ताकि शाओ और उसके फादर के बीच उसको लेकर झगड़ा ना हो, पर शाओ ऐसा नहीं चाहता था और वो ईरान को उसकी खुशी के लिए ये जॉब कंटिन्यू करने के लिए बोलता है। अगले दिन फिर लिन, मो और फेंग एस्ट्रोलॉजर बाई को लेकर गॉसिप कर रहे थे, जिससे हमें पता चलता है कि बाई को उसके बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया था और उसे ढूंढने के लिए ही वो हर साल उनके होटल में रुकती है, क्योंकि उनकी मुलाकात इसी होटल में हुई थी। दूसरी तरफ शाओ हान से मिलता है और अपने होटल का प्रपोजल उन्हें दिखाकर उनके होटल में इन्वेस्ट करने की रिक्वेस्ट करता है। पर हान इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा और टाइम सोचना चाहता था। वैसे भी उनके होटल का रेनोवेशन 20 साल से नहीं हुआ था। ये सुनकर शाओ ने सोचने का थोड़ा सा टाइम दे देता है। जिसके बाद शाओ अपने होटल के डाइनिंग हॉल में जाता है, जहाँ पर उसके फादर मिस्टर बो पहले से ही शू की फैमिली का वेट कर रहे थे। शाओ तो इस लंच को अवॉइड करना चाहता था, पर उसे अपने फादर की बात मजबूरी में माननी पड़ती है। कुछ देर बाद वहाँ पर शू अपने पेरेंट्स के साथ आती हैं और उन्हें खाना सर्व करने के लिए वहाँ पर ईरान आती है, जिसे यहाँ देखकर शाओ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो नहीं चाहता था कि उनके इस हाई क्लास लंच में ईरान एक सर्वेंट की तरह ट्रीट की जाए, और शाओ के सामने उसे सर्वेंट की तरह ट्रीट करने के लिए ही मिस्टर बो ने ईरान को वहाँ पर बुलाया था। वो शाओ की उनकी पसंद की लड़की जो कि शू है और शाओ की पसंद की लड़की ईरान के बीच का डिफरेंस दिखाना चाहते थे। और क्योंकि ईरान को चेयरमैन से लंच सर्व करने का ऑर्डर मिला था तो उसे अपनी ड्यूटी करनी पड़ती है। शाओ भी यहाँ पर शू फैमिली के सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो चुपचाप बैठ जाता है। लंच के दौरान वो लोग शू और शाओ की शादी की बात कर रहे थे। दोनों फैमिली चाहते थे कि उन दोनों की शादी हो जाए और उनका होटल बिजनेस एक होकर और भी ज़्यादा सक्सेसफुल बने। यहाँ पर शादी से ज़्यादा एक बिजनेस डील हो रही थी और उनकी शादी की बात सुनकर ईरान इतना गुस्सा थी कि जब शू शाओ को अपने हाथों से फिश खिलाने वाली थी तो वो फिश शू के हाथों से ईरान खा जाती है। उसकी ये हरकत देखकर मिस्टर बो फिर से ईरान पर गुस्सा करने लग जाते हैं, लेकिन इन सब से शाओ को एक बहाना मिल चुका था वहाँ से निकलने का, इसीलिए वो ईरान को सबक सिखाने का बहाना बनाकर उसे वहाँ से लेकर निकल जाता है। पर वहाँ से निकलने के बाद ईरान और शाओ के बीच शादी की बात को लेकर आर्ग्यूमेंट होने लगती है। ईरान चाहती थी कि शाओ अपनी तरफ से उनकी फ्यूचर प्लान को क्लियर रखे। अगर उसे अपने होटल बिजनेस के लिए शू से ही शादी करनी है तो वो कर ले, लेकिन उसे अंधेरे में ना रखे। वो कोई खिलौना नहीं है जो कि शाओ उससे प्यार का नाटक करे और फिर अपने फादर के हिसाब से किसी हाई क्लास लड़की से शादी कर ले। लेकिन शाओ इस पॉइंट पर अपने फादर से उनके रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं करना चाहता था, उसे थोड़ा सा टाइम चाहिए था। ये सुनकर ईरान गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो बीच पर जाती है जहाँ पर उसके पास शैन आता है और वो उसे शू और शाओ की होने वाली शादी के बारे में बोलती है, क्योंकि उसे एक गलतफहमी है कि शैन शू से प्यार करता है। पर इस न्यूज़ से शैन को ज़रा भी फर्क नहीं पड़ता। उसे तो इस बात की टेंशन है कि कहीं शाओ के साथ इमोशनली कनेक्ट होकर ईरान हर्ट ना हो जाए। अब यहाँ पर ईरान इतना ज़्यादा गुस्सा थी कि वो शैन के ऊपर भी गुस्सा होकर अपनी ड्यूटी करने के लिए चली जाती है। वही हमेशा की तरह अपना माइंड क्लियर करने के लिए शाओ शेफ से बात करने के लिए जाता है। यहाँ पर शाओ तो ईरान को पाने के लिए अपने फादर की पूरी प्रॉपर्टी और इस होटल को छोड़ने के लिए भी तैयार था। अगर उसके फादर ने ईरान को एक्सेप्ट नहीं किया तो वो ऐसे ही स्टेप उठाना चाहता था, पर उसे ये नहीं पता था कि अगर उसने ऐसा किया तो ईरान उसके अच्छे फ्यूचर के लिए उसे ही छोड़कर चली जाएगी। वो कभी भी बाप बेटे को अलग नहीं करेगी। उसकी बात सुनकर शेंग अब यहाँ पर उसे सोच समझकर डिसीजन लेने के लिए बोलते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि प्यार के पीछे भागने के चक्कर में वो अपने फ्यूचर ही बर्बाद कर ले। वैसे भी इस होटल का फ्यूचर ओनर वही है, उसे ही सब कुछ संभालना है। इधर ईरान की स्टेप सिस्टर नान उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, रूम को बार बार गंदा करके, और उसे एक ही रूम बार बार साफ करवा रही थी। ऊपर से उसे बुरी तरीके से इंसल्ट भी कर रही थी। पर उसे होटल का गेस्ट मानकर ईरान उसका हर ऑर्डर फॉलो कर रही थी। लेकिन अगर गेस्ट ज़रूरत से ज़्यादा बदतमीज़ हो तो ईरान को उसे सही रास्ते पर लाना आता है।
इसीलिए वो कचरा नान के मुंह पर फेंक देती है। नान इस बात पर गुस्सा होकर ईरान पर हाथ उठाने वाली थी, तभी वहाँ पर उसकी माँ आकर उसे थप्पड़ मारकर उसका दिमाग ठिकाने लगा देती है और नान रो रो कर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद मॉम नान की तरफ से ईरान से माफ़ी मांगती है, लेकिन ईरान उन्हें इग्नोर करके रूम से चली जाती है। अगले दिन फिर मॉम ईरान से मिलती है। कल वो लोग वहाँ से जाने वाले थे, इसीलिए मॉम ईरान को उनके साथ चलने के लिए बोलती है। वहाँ पर वो लोग एक फैमिली की तरह रहेंगे और एक माँ की जिम्मेदारी जो छोड़कर गई थी उसे अब वो पूरा करना चाहती थी, लेकिन ईरान उनकी कोई भी बात नहीं सुनती। उसके लिए उसकी मॉम उसी दिन मर चुकी थी जिस दिन वो उसे अकेला छोड़कर गई थी, सिर्फ अपनी अच्छी लाइफ के लालच में। उसके फादर की मौत के बाद अगर वो उसके पास आती तो वो तब भी उन्हें माफ़ करके एक्सेप्ट कर लेती, लेकिन उस टाइम पर भी वो नहीं आई। उन्हें पता है कि फादर की मौत के बाद वो कितना अकेली थी। अगर वो ग्रैंडमा नहीं होती तो वो पता नहीं क्या ही करती और कहाँ जाती। इसलिए ईरान उन्हें उनकी नई फैमिली के साथ ही खुश रहने के लिए बोलती है। उनकी सिर्फ वही एरोगेंट बेटी नान है, वो उनकी बेटी नहीं है और वो उसकी खुद की माँ बोलने का हक 20 साल पहले ही खो चुकी है। ये बोलकर ईरान एक लॉलीपॉप अपनी मॉम को देकर रोते हुए वहाँ से चली जाती है, क्योंकि मॉम जब उसे छोड़कर गई थी तो वो भी उसे लॉलीपॉप देकर ही गई थी और आज दोनों के रोल्स रिवर्स हो गए हैं। जिसके बाद हम ईरान की मॉम को देखते हैं, जो कि आज से होटल से अपनी सिटी वापस जाने वाली थी। जाने से पहले वो होटल के बाहर बहुत टाइम ईरान का वेट करती है, एक आखिरी बार उससे बात करने के लिए, पर ईरान वहाँ पर नहीं आती। लेकिन शाओ आता है उसकी तरफ से एक गिफ्ट लेकर, जिसे वो ईरान की मॉम को दे देता है और उस गिफ्ट को यहाँ से जाने के बाद खोलने के लिए बोलता है। अब ईरान से मिले बिना वहाँ से जाने का मॉम का मन तो बिल्कुल भी नहीं था, पर उसे अपनी फैमिली के साथ वापस जाना पड़ता है। जब वो उस गिफ्ट को खोलती है तो वहाँ पर उन्हें अपनी आईडी मिलती है। 20 साल पहले जब वो ईरान को छोड़कर गई थी, तब उनके जाने से पहले ईरान ने उनका आईडी अपने पास ही रख लिया था उनकी याद में, जो देखकर वो ईरान को याद करके बहुत ज़्यादा रोती है। वहीं ईरान अपनी मॉम का भेजा हुआ लेटर पढ़ती है, जिसमें उन्होंने उसे माफ़ी मांगी थी उसे छोड़कर जाने के लिए। साथ ही उन्होंने उसे अपना क्रेडिट कार्ड भी दिया था ताकि उनकी जो जिम्मेदारी वो छोड़कर गई थी वो अब उसे पूरा कर सके। वो ईरान को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहती थी। जो लेटर पढ़कर वो रोने लग जाती हैं। तभी वहाँ पर एस्ट्रोलॉजर बाई आती हैं, जो कि ईरान को रोता हुआ देखकर उसे पास्ट की बातें भूलकर आगे बढ़ने की एडवाइस देकर वहाँ से चली जाती हैं। इसलिए ईरान उसके एडवाइस को फॉलो करके अपनी मॉम का दिया हुआ क्रेडिट कार्ड फेंक देती है, क्योंकि अगर वो चाइल्डहुड में ही अपनी मॉम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थी तो अब सालों बाद वो उनके ऊपर क्यों डिपेंडेंट रहेगी। फिर रात को वो ग्रैंड मदर के पास जाती है और उन्हें अपनी मॉम से मिलने के बारे में बताती है। इस पॉइंट पर ईरान अपनी मॉम से मिलकर दुखी नहीं थी, बल्कि उसके मन से इतने सालों का बोझ हट गया था। जो उसके मन में हमेशा ऐसे सवाल थे कि उसकी मॉम कहाँ है और क्या कर रही होगी, इन बातों को लेकर वो अब अंधेरे में नहीं थी। उनकी एक छोटी सी फैमिली को देखकर उसे कहीं ना कहीं उनके लिए खुशी थी। अगले दिन अब ईरान को होटल स्टाफ की लड़कियों से बाई की अधूरी लव स्टोरी के बारे में पता चलता है, और ये भी कि बाई कल रात को अकेले कॉरिडोर में और टेरेस पर घूम रही थी। उन्हें तो डर है कि कहीं वो प्यार में धोखा खाने की वजह से सुसाइड ना कर ले। ये सुनकर ईरान तुरंत ही टेरेस पर जाती है, जहाँ बाई टेरेस के एंड पे चल रही थी। तब ईरान उन्हें सुसाइड ना करने की रिक्वेस्ट करती हैं, पर बाई के मुताबिक वो तो सुसाइड करने आई ही नहीं है, वो यहाँ पर अपने पास टाइम को याद करने के लिए आई है। 3 साल पहले इसी होटल के टेरेस में उसकी फ्रेंड की शादी हो रही थी और वहाँ वो वेडिंग प्लानर टीम की एक मेंबर वाई से मिली थी, जहाँ पहली नज़र में उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया था। इस होटल में उन्होंने बहुत ही अच्छा टाइम गुजारा, तो उन्हें एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे। लेकिन एक दिन अचानक से वाई मिसिंग हो गया। उसने उसे बहुत कांटेक्ट करने की और ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन उसका कोई भी अता पता नहीं चला। इसलिए वो इस होटल में आती है अपनी पुरानी यादों को जीने के लिए, और इस उम्मीद में कि एक दिन उसे वाई यहाँ पर ज़रूर मिलेगा। लेकिन अब वो उसका वेट करते करते थक चुकी है, इसलिए वो वाई और अपनी फ़ोटो को जला देती है। बाई की ये बात सुनकर ईरान को उसके लिए काफ़ी बुरा लगता है, जिसके बाद वो शाओ के पास जाकर बाई की स्टोरी उसे बताती है और 3 साल पहले इस होटल में काम करने वाले सभी वेडिंग प्लानर्स की इन्फॉर्मेशन मांगती है। पर होटल में आने वाले किसी गेस्ट की इन्फॉर्मेशन देना रूल के खिलाफ है, इसलिए शाओ उसकी हेल्प नहीं करता। लेकिन ईरान के मुताबिक अगर किसी को ब्रेकअप करना ही है तो उसे रीज़न बताकर करना चाहिए, ऐसे ही किसी को भागना नहीं चाहिए। यहाँ पर ईरान इनडायरेक्टली उनके रिश्ते की बात भी शाओ को पॉइंट आउट कर रही थी, जिसके बाद वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। पर ईरान के जाने के बाद शाओलिन से 3 साल पहले उनके होटल में आए सभी वेडिंग प्लानर्स की लिस्ट उसे देने का ऑर्डर देता है। दूसरी तरफ हम पान को देखते हैं, जो कि एक ऑडिशन देने के लिए गई हुई थी। वहाँ के ऑर्गेनाइजर ने उसे बहुत ही छोटी ड्रेस पहनाई थी ताकि ऑडियंस उसे कर्व्स को देख पाए,
लेकिन उसका ये ड्रेसिंग स्टाइल नहीं था। वो इस तरीके की ड्रेसेस में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी। इसीलिए वो ऑर्गेनाइजर्स और जजेस के साथ आर्ग्यूमेंट करके वहाँ से चली जाती है, क्योंकि वहाँ पर वो लोग सिंगिंग के नाम पर उसे एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे थे। फिर कुछ देर बाद उसे उसकी मॉम का कॉल आता है, जो कि उसे घर वापस बुलाकर शादी करके सेटल होने के लिए बोल रही थी। वो नहीं चाहती थी कि पान इतनी बड़ी सिटी में ऐसे स्ट्रगल करे। वहाँ पर कोई उसका ख्याल रखने वाला नहीं था। कम से कम उसके घर में उसके पेरेंट्स तो हैं। पर पान अपने सिंगर बनने का सपना पूरा किया बिना नहीं जाना चाहती थी। तभी वो बेहोश होकर गिर जाती है और बीच पर मौजूद लोग उसकी मदद करने के लिए आते हैं। दूसरी तरफ ईरान उस सिटी की सभी वेडिंग प्लानर कंपनी में कॉल करके वाई के बारे में पूछ रही थी, लेकिन उसे उसके बारे में कोई भी क्लू नहीं मिलता। तभी उसे हॉस्पिटल से पान की खबर मिलती है, इसलिए वो तुरंत वहाँ पर जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि पान ने कई दिनों से प्रॉपर खाना नहीं खाया था, इसलिए कमजोरी के कारण वो बेहोश हो गई। इस चीज़ को लेकर ईरान पान को बहुत ज़्यादा डांटती है और उसे रात की म्यूजिक शोज कुछ दिनों तक बंद करके रेस्ट करने के लिए बोलती है। अगले दिन अब एस्ट्रोलॉजर भी होटल से जाने वाली थी, लेकिन जाने से पहले शाओ से वाई से मिलाता है, जो कि इस टाइम व्हीलचेयर पर था। दोनों एक दूसरे को इतने टाइम बाद देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे। यहाँ हमें पता चलता है कि वाई को अपने पैरालिसिस बीमारी के बारे में पता चल चुका था और वो बाई को अपने साथ फंसाकर नहीं रखना चाहता था। उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज्ड है, तो वो आखिर बे को अच्छा फ्यूचर कैसे दे पाता, इसीलिए वो उसे बिना कुछ बताए चला गया था। पर बे के मुताबिक उनका प्यार इतना कमज़ोर नहीं है कि वो लोग सेल्फिश बनकर सिर्फ अपने बारे में सोचें। प्यार का रियल मीनिंग यही है कि कितनी भी प्रॉब्लम आए पर दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहें। वैसे भी इस तरह एक दूसरे से दूर रहकर दोनों बिल्कुल भी खुश नहीं थे, इसीलिए दोनों अपने आखिरी टाइम एक साथ रहने का प्रॉमिस करते हैं। उनका ये प्रॉमिस देखकर ईरान और शाओ बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। यहाँ पर शाओ ने अपने कनेक्शन से वे को ढूंढ निकाला था और उसे रिक्वेस्ट करके बाई से मिलवाया था, इसलिए ईरान उसे बहुत ज़्यादा खुश थे। इस बहाने शाओ को लेकर ईरान की नाराज़गी भी दूर हो गई थी, जिसके बाद शाओ उसे एक प्रोजेक्ट के लिए पास की सिटी में जाने के लिए कहता है। ईरान को सिर्फ उस रिजॉर्ट में रुककर रिव्यू देना था, उनके होटल की तरह। यह उसकी ड्यूटी का ही पार्ट है, जिसके लिए वो मान जाती है। फिर जब ईरान वहाँ पर जाने के लिए पैकिंग कर रही थी, तो शैन उसके रूम में आता है और उस रिजॉर्ट के बारे में सुनकर वो भी वहाँ पर जाने का डिसाइड कर लेता है, जहाँ शैन की इज्जत के सामने ईरान को भी उसकी बात माननी पड़ जाती है। अगली सुबह फिर जब ईरान रिजॉर्ट में जाने के लिए होटल से निकलती है, तो बाहर उसे शैन नजर आता है, जो कि अपनी कार लेकर एक जेंटलमैन की तरह ईरान को अपनी कार में बैठाता है। शैन पूरी तैयारी के साथ आया था ईरान को इम्प्रेस करने के लिए, ताकि इस ट्रिप में वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले। अब ईरान और शैन एक साथ रिजॉर्ट जाने वाले हैं। ये खबर लिन शाओ को दे देता है, और क्योंकि शाओ ईरान को वापस नहीं बुला सकता था, इसीलिए वो भी खुद वहाँ पर जाने का डिसाइड करता है। तभी वहाँ पर शाओ के फादर मिस्टर बो आते हैं, जो कि उसके रिजॉर्ट जाने वाली बात को सुनकर शू को भी उसके साथ में जाने को बोलते हैं। इस टाइम पर शाओ अपने फादर से आर्ग्यू नहीं करना चाहता था, इसलिए वो शू को अपने साथ लेकर रिजॉर्ट के लिए निकलता है। यहाँ पर शू तो कुछ दिनों के लिए शाओ के साथ टाइम बिताने को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। दूसरी तरफ कुछ देर बाद जब शैन और ईरान रिजॉर्ट पहुँचते हैं, तो वहाँ पर उन्हें शाओ और शू मिल जाते हैं, जो कि उनसे पहले ही वहाँ पर पहुँच चुके थे। यहाँ पर ईरान शाओ को शू के साथ में देखकर और शाओ ईरान को शैन के साथ में देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। दोनों अकेले में जाकर इस बात को लेकर आर्ग्यू भी करते हैं। वहीं शू और शैन डिसाइड करते हैं कि इस ट्रिप में वो दोनों अपने प्यार को पाकर ही रहेंगे, साथ ही शाओ और ईरान एक दूसरे से दूर रहेंगे। इधर मिस्टर बो ने शाओ और शू को एक साथ रिजॉर्ट भेजकर उनको करीब लाने का प्लान तो बना लिया था, पर जब उन्हें वहाँ के स्टाफ से पता चलता है कि शैन और ईरान भी वहाँ पर है, तो उन्हें टेंशन होने लग जाती है। तभी असिस्टेंट उन्हें भरोसा दिलाता है कि शू एक भी मिनट शाओ का पीछा नहीं छोड़ेगी और उसे ईरान से बात करने का मौका नहीं देगी। शू और शाओ एक कपल बनकर ही वापस लौटेंगे। इधर रात को शाओ किसी न किसी बहाने से ईरान की डोर पर नॉक करके उसे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी हरकतों से परेशान होकर ईरान उसे डोर नॉक ना करने की धमकी देती है, जिसके बाद शाओ अपनी रूम में चला जाता है। फिर जब शैन ईरान की रूम की तरफ जा रहा था, तभी शाओ उसके सामने आ जाता है। शैन यहाँ पर पानी की बोतल लेने का बहाना करके अपनी रूम में चला जाता है। यहाँ पर दोनों एक दूसरे को ईरान के करीब जाने से रोक रहे थे। अगले दिन अब ये लोग लोकल मार्केट में जाने वाले थे। शाओ तो यहाँ पर ईरान के साथ कार में बैठना चाहता था, लेकिन शू ईरान के साथ बैठ जाती है। तब शाओ को मजबूरन शैन के साथ फ्रंट सीट में बैठना पड़ता है। अब ये चारों लोग एक साथ मार्केट में घूम रहे थे, जहाँ पर शू और शैन
अपने क्रशेस को एक दूसरे से दूर रखने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन शाओ किसी न किसी तरीके से ईरान के करीब आ ही जाता है। ऊपर से वो ईरान और शेन को एक साथ देखकर बहुत ज़्यादा जेलस हो रहा था। उसी मार्केट में एक जुम्बा डांस प्रैक्टिस भी चल रही थी, जहाँ पर ईरान और शेन पार्ट लेते हैं। उन्हें देखकर शाओ भी उसमें पार्ट लेता है और शाओ के पीछे पीछे शू भी उसमें पार्ट लेकर उनके साथ जुम्बा डांस करने लगती है। सभी काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। तभी वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है, इसीलिए सभी लोग यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। इस चक्कर में ईरान और शाओ शू और शेन से अलग हो गए थे, जिसके बाद दोनों एक शॉप के नीचे रुककर बारिश खत्म होने का वेट कर रहे थे। वहीं शेन और शू एक कैंप के अंदर घुस गए थे बारिश से बचने के लिए। दोनों वहाँ पर एक दूसरे को ब्लेम करने लग जाते हैं, शाओ ईरान को एक साथ अकेला छोड़ने के लिए। इस तरीके से तो वो दोनों और भी ज़्यादा करीब आ जाएंगे और उनकी फीलिंग्स को समझेंगे ही नहीं। दूसरी तरफ ईरान और शाओ के पास एक लेडी आती है जो कि लव लॉक्स को सेल कर रही थी। उनकी जोड़ी देखकर वो उन्हें भी एक लव लॉक खरीद कर उसे चेन में लगाने को बोलती है, ताकि उनका रिश्ता हमेशा उस लॉक की तरह सिक्योर रहे। उस लेडी की बात सुनकर शाओ एक लॉक इनसे खरीद लेता है और फिर दोनों उस लॉक को अपने प्यार के नाम पर वहां मौजूद चेन में लगा देते हैं। तब तक बारिश बंद हो चुकी थी। इधर शेन जब कैंप से निकल रहा होता है तो वो फिसल कर गिर जाता है और उसके पैर में मोच आ गई थी। ये देखकर शू उसकी हेल्प करती है और उसे सहारा देकर रिजॉर्ट में लेकर जाती है, जहाँ पर वो शेन का पैर दबाने लगती है। अब जब ईरान रिजॉर्ट पहुँचती है तो शू उसे शेन की जिम्मेदारी देकर चली जाती है। शेन को तकलीफ में देखकर ईरान उसकी केयर करने लगती है, जिससे शेन को बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन उसकी ये खुशी सिर्फ कुछ ही टाइम तक थी। शाओ जब वहाँ पर आकर उन दोनों को साथ में देखता है तो वो शेन का पैर मोड़ने लग जाता है और ईरान को लेकर दोनों की फिर से वहीं पर नोकझोंक शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ स्प्रिंग होटल में एक टाइम की फेमस एक्ट्रेस हाओ रहने के लिए आई थी अपने एक असिस्टेंट लुआन के साथ। पहले के टाइम पर वो बहुत ज़्यादा फेमस थी, लेकिन आजकल वो बस कुछ ही प्रोजेक्ट के साथ जुड़ी हुई थी। कुछ देर बाद हम लूना को एक गेस्ट के साथ आर्ग्यू करता हुआ देखते हैं। उस गेस्ट ने अपनी एक फ़ोटो ली थी जिसके पीछे गाँव गलती से कैप्चर हो गई थी और लूना उस फोटो को डिलीट करने के लिए बोल रही थी, पर वो गेस्ट इस चीज़ को मना कर रही थी। फेंग और मोबी अब वहाँ पर आकर दोनों को शांत करने की कोशिश करते हैं, पर उनका आर्ग्यूमेंट बढ़ता ही जा रहा था। तभी वहाँ पर गाव आती है जो कि बहुत ही अच्छे से उस गेस्ट को समझाती है कि एक सेलिब्रिटी को हमेशा अच्छे से रेडी रहना चाहिए। अगर उनकी कोई इनएप्रोप्रिएट फ़ोटो पब्लिक के बीच में आ जाएगी तो मीडिया तो उनका जीना ही मुश्किल कर देगी और उनका करियर भी खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए गाँव उसे अपनी फ़ोटो डिलीट करने की रिक्वेस्ट करती है। गाँव ने उसे इतने रिस्पेक्टफुली समझाया कि वो गेस्ट तुरंत ही फ़ोटो डिलीट करने के लिए मान जाती है और उसका इतना चार्मिंग बिहेवियर देखकर फेंग और मोबी उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थे। वही रात को डिनर के टाइम भी शेन और शाओ के बीच नोकझोंक चल रही होती है और लड़कियां उनके इस बिहेवियर से इरिटेट हो चुकी थी। फिर डिनर के बाद ईरान और शू एक दूसरे से बात कर रहे थे, जहाँ पर दोनों एक दूसरे की तारीफ भी कर रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि दोनों की दोस्ती की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन ऐसे बीच ईरान शू को क्लियर कर देती है कि वो शाओ और अपना प्यार ख़त्म नहीं करेगी किसी सोसाइटी के प्रेशर में। तभी वहाँ पर शाओ आता है जो कि ईरान को सुलाने के लिए ले जाता है। उन दोनों को एक दूसरे की केयर करता हुआ देखकर शू को काफ़ी बुरा लगता है, जिसके बाद वो शेन के पास जाती है और उसके सामने अपनी दिल की बात बोलती है। इस टाइम पर दोनों ही सेम सिचुएशन में थे, जहाँ दोनों अपना प्यार खो चुके थे। यहाँ पर शू को लगा कि शेन सो रहा होगा, लेकिन वो उसकी बात सुन रहा था। दूसरी तरफ स्प्रिंग होटल में हम गाँव को देखते हैं। यहाँ पर जो नाम का एक पर्सन हर टाइम गाँव का पीछा कर रहा था। उसी दिन शाओ होटल वापस आता है और ईरान शेन के साथ ग्रैंडमा से मिलने के लिए जाती है, जहाँ ग्रैंडमा बातों ही बातों में चैंग नाम के पर्सन को याद करने लग जाती है, जिसने उनकी नर्सिंग होम का फीस पे किया था, उनकी लेग्स की मसाज की थी और उनकी अल्जाइमर बीमारी को ठीक करने के लिए उन्हें बहुत सारी चीज़ें भी सिखाई थी। उस चैंग नाम की पर्सन की बात सुनकर ईरान थोड़ी सी सोच में पड़ जाती है कि आखिर ऐसा कौन सा पर्सन है जो कि ग्रैंडमा के लिए इतना कुछ कर रहा होगा, क्योंकि ग्रैंडमा की फैमिली का तो कोई नामो निशान तक नहीं था। रात को अब ईरान अपनी फ्रेंड पान से मिलती है, जहाँ पर पान उसे अपने घर जाने की न्यूज़ दे देती है। पान अब अपने सपनों से हार चुकी थी। उसने पॉपुलर सिंगर बनने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन ना तो सिंगिंग इंडस्ट्री में उसे काम मिल रहा था और ना ही सोशल मीडिया पर उसकी सिंगिंग वीडियो फेमस हुए थे। सिर्फ एक दो रेस्टोरेंट और बार में उसे सिंगिंग का काम मिल जाता है, जिससे उसका खर्चा निकल जाता था
और उसे कोई होप भी नहीं नजर आ रही थी कि वो यहाँ पर रहकर क्या करेगी। बेटर है कि वो अपने स्मॉल सिटी में जाकर अपने पेरेंट्स के साथ रहे। ईरान भी उसकी प्रॉब्लम को समझ चुकी थी, इसलिए वो उसके डिसीजन में इंटरफेयर नहीं करती। एक टाइम दोनों फ्रेंड्स ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि वो एक साथ में सक्सेसफुल होंगे और अपने सपने पूरे करेंगे, पर आज पान हार मानकर घर जाने वाली थी। सपने देखने का हक तो सभी को है, पर सपने पूरे सबके नहीं होते हैं। वहीं शैन अपनी फीलिंग को लेकर कंफ्यूज था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसका दिल शो के लिए क्यों धड़क रहा है और ईरान के लिए उसका प्यार सिर्फ एक दोस्ती की तरह या फिर कुछ और। तभी उसके पास हान आता है। चाहे दोनों अगले दिन शाओ के पास जाकर डील के बारे में बात करने का डिसाइड करते हैं। अगले दिन अब कॉरपोरेशन इंडस्ट्री में टीवाई और गाओसेंग कंपनी एक स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट में साइन करते हैं, जो कि होटल इंडस्ट्री में एक अलग असर डालेगा। अगर दोनों कंपनी एक हो चुकी है तो इस हिसाब से डील हासिल करने पर शाओ की होटल को ज़्यादा फंडिंग मिल सकती है। उसी टाइम शैन और हान इसी मैटर में शाओ से बात करते हैं, जहां शैन ने अपना इन्वेस्टमेंट 20% इंक्रीज कर दिया था। लेकिन शाओ को इसमें शैन की कोई चाल नजर आ रही थी कि आखिर शैन उनकी होटल में इतना क्यों इंटरेस्टेड है। वो भी 20% इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहता है। यहाँ पर शाओ डील लेने से खुद ही मना कर देता है, भले ये ऑफर रिजेक्ट करना उसके लिए बुरा हो। असल में वो किसी भी हालात में शैन के साथ अपना होटल बिजनेस नहीं छोड़ना चाहता था। उनके जाने के बाद लिन शाओ को उनके होटल की बोर्ड मेंबर्स की बात याद दिलाता है। अगर बोर्ड मेंबर्स को डील कैंसिल होने के बारे में पता चला तो उनका होटल रिप्लेस भी हो सकता है। लेकिन शाओ को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ तो बड़ा प्लान कर रहे हैं। वहीं शाओ के फादर मिस्टर बो ईरान से मिलते हैं और उसे अपने कलेक्शन रूम में लेकर जाते हैं। यहाँ पर एंटीक चीज़ों से लेकर कॉस्टली चीज़ें रखी हुई थी जो कि उन्होंने सालों से कलेक्ट की थी। इस तरीके से मिस्टर बो ईरान को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि उनकी फैमिली और ईरान की दुनिया बहुत ही अलग है। उनकी पसंद अलग है, उनका स्टेटस, सोसाइटी सब कुछ अलग है और दो अलग सोसाइटी के लवर्स के लिए प्यार करना बहुत ही मुश्किल होगा। शाओ ने फॉरेन से पढ़ाई की है और ईरान ने अपनी कंट्री चाइना में। शाओ खाना खाने के लिए फोक नाइफ्स यूज़ करता है और ईरान चॉपस्टिक्स। तो सोचो उन दोनों में कितनी ज़्यादा डिफरेंस है। और शाओ आज तक ईरान जैसी लड़की से नहीं मिला, इसीलिए वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया। तो इस चीज़ को प्यार तो नहीं बोल सकते ना। मिस्टर बो की ये बात सुनकर ईरान सोच में पड़ जाती है और वो इस मामले में कुछ भी नहीं बोलती। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।